नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। देहरादून स्थित डायट में चल रहे निर्माण कार्यों का शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने किया निरीक्षण। कहा, सभी जिलों में स्मार्ट डायट बनाने के लिए तेजी से हो रहा काम, 1 माह में कर दिया जाएगा लोकार्पण। नशा नहीं रोजगार दो अभियान के तहत युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया सचिवालय कूच। भाजपा बोली, सड़क पर उतरकर महज अपनी सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस। और दिसंबर का पहला सप्ताह भी रहेगा सूखा। मौसम विभाग का अनुमान, अगले कुछ दिनों तक तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की आएगी गिरावट। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में अब आपात की स्थिति और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को बेहतर इलाज सुविधा देने के लिए ट्रामा नेटवर्क स्थापित करने की कवायद तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की माने तो पहले एम्बुलेंस गाड़ियों का समय 1 घंटा था, जिसे अब पर्वतीय क्षेत्रों में 22 मिनट जबकि मैदानी इलाकों में 16 मिनट कर दिया गया है। एक ऐसा ऐप भी विकसित किया जा रहा है जिससे घटनास्थल के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल स्टाफ को तुरंत ही अलर्ट मिल जाए। वहीं आपातकालीन सेवा 108 के पास भी चिकित्सा केंद्रों के मैप उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी तक क्या था कि हमारी जितनी भी एम्बुलेंस गाड़ियां थी उनका जो टाइम था वो लगभग 1 घंटे था, और अब मैंने इसको घटा के जो है पर्वतीय क्षेत्र में 22 मिनट कर दिया है कि 22 मिनट में कोई भी एम्बुलेंस को अगर आप फ़ोन करेंगे, कहीं भी बीमार को अगर उठाना होगा तो 22 मिनट में हॉस्पिटल ले जाएगा। प्लेन्स में जो हमारे तराई ज़िले हैं उसके लिए जो है 16 मिनट कर दिया है कि 16 मिनट में जो है मरीज को हॉस्पिटल तक पहुँचाना है। अभी तक क्या था कि अगर कोई हेड इंजरी हो गई, कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया, कहीं बड़ी घटना घट गई तो ट्रॉमा सेंटर हमारे या तो मेडिकल कॉलेजों में थे या फिर एम्स में था। अब हम एक प्रयास कर रहे हैं कि 100 किलोमीटर के रेंज में, 80 से 100 किलोमीटर के रेंज में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों को भी मैपिंग कर रहे हैं, उपजिला चिकित्सालयों की भी मैपिंग कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेजों की भी मैपिंग कर रहे हैं। और हमें चाह रहे हैं अब कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे धीरे धीरे जो है एक ट्रॉमा सेंटर हो जाए ताकि कोई भी एक्सीडेंटल केस आता है तो तुरंत उसको राहत मिल सके। प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट की अहम भूमिका है। इन्हें अब स्मार्ट डायट बनाने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राजधानी देहरादून स्थित डायट में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान भी मौजूद रहीं। शिक्षा मंत्री रावत ने कहा कि प्रदेश में सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को स्मार्ट डायट बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। इन सभी संस्थाओं में स्मार्ट क्लास और हॉस्टल बनाए जाएंगे। सरकार ने सभी डायट को लगभग 40 करोड़ रुपए दिए हैं। 1 महीने में सभी डायट का विधिवत लोकार्पण कर दिया जाएगा। प्रदेश में जितनी भी डाइट है हमारी, उनको स्मार्ट डाइट बना रहे हैं सभी जगह, और इस संदर्भ में सभी जगह आजकल बहुत तेज़ गति से काम भी चल रहे हैं। वहाँ स्मार्ट क्लास भी बनाई जाएंगी क्योंकि सारे टीचर्स ट्रेनिंग ही होती हैं। वहाँ पे हॉस्टल भी बना रहे हैं, वहाँ पे क्लासरूम भी बना रहे हैं, फिर एक लेक्चर रूम भी रहेंगे। तो अलग अलग प्रकार से बनाए जा रहे हैं और लगभग 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने सभी डाइट्स को दिए हैं। और आज इसी संदर्भ में मैं यहाँ देखने आया था कि यहाँ भी काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है और मुझे लगता है कि 1 महीने में इसका जो है विधिवत हम लोग लोकार्पण भी करेंगे। फिर द्वितीय चरण के पैसे भी हमने यहाँ जारी कर दिए हैं। तो सरकार की मंशा ये है कि क्वालिटी एजुकेशन पे अब पूरा ध्यान रहेगा सरकार का। उत्तराखंड युवा कांग्रेस ने नशा नहीं रोजगार दो मुहिम के तहत आज सचिवालय कूच किया। विरोध प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिब भी शामिल हुए। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बेरोजगार युवा नौकरी के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। इस दौरान युवा कांग्रेस के सचिवालय कूच को समर्थन दे रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि नशे के खिलाफ घर घर गांव गांव तक ये आंदोलन चलाया जाएगा। उनकी सड़कों पर और सारे देश में गुंजायमान करने का काम किया। ये लड़ाई घर घर गांव गांव तक
नशे के खिलाफ चलेगी। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन को भाजपा ने राजनीतिक स्टंट करार दिया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली की माने तो प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुल रहे हैं, जबकि कांग्रेस विपक्ष में होने के नाते सड़क पर उतरकर महज अपनी सियासी जमीन तलाशने का काम कर रही है। तो आज प्रदेश में एक वातावरण बना है और लोगों को नौकरी की संभावनाएं बढ़ गई हैं, नौकरियां लोगों को मिल रही हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस का प्रदर्शन एक राजनीतिक प्रदर्शन है। अब विपक्षी दल है, वो कुछ तो करेगा। उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, लेकिन जब से धामी जी की सरकार यहाँ पर आई है और लगातार हम 2 टेन्योर बीजेपी की सरकार चल रही है, बेरोजगारी दर में पहले से कमी आई है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से मेरा युवा भारत अभियान के अंतर्गत विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग आयोजित किया जा रहा है। 25 नवंबर को इसकी शुरुआत की गई थी। 5 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत पोर्टल पर डिजिटल क्विज का आयोजन किया जा रहा है। चंपावत जिले के प्रत्येक विकास खंड से इसके लिए 1600 युवाओं के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। जिले में अभी तक 4000 से अधिक युवा इसके लिए पंजीकरण करा चुके हैं। नेहरू युवा केंद्र चंपावत के जिला युवा अधिकारी आशीष पाल ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से आयोजित क्विज के विजेता 11 व 12 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अपने विचार साझा कर सकेंगे। मेरा युवा भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का जो आयोजन दिल्ली में किया जाना है, उसके संदर्भ में हम 25 नवंबर और 5 दिसंबर के बीच विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रतिभागी ऑनलाइन mygov.in से प्रतिभा कर सकता है। इसमें प्रति ब्लॉक का टारगेट 1600 है। इसके बीच हम चंपावत जिले ने लगभग 4000 का टारगेट अचीव कर लिया है। बच्चे काफ़ी प्रोत्साहित जुड़ रहे हैं, बड़े इंटरेस्ट के साथ जुड़ रहे हैं। मैं यह भी अवगत करना चाहता हूँ, जो यहाँ से प्रतिभागी विजेता होगा उसको राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करने का मौका मिलेगा। दिसंबर माह का पहला सप्ताह भी आधा बीत चुका है, लेकिन प्रदेश में अब तक बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विज्ञान के वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि उत्तराखंड में फिलहाल अगले 3-4 दिन मौसम शुष्क ही बना रहेगा। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में इस अवधि के दौरान 2 से लेकर 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। इस बीच 8 और 9 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। बात करें तो अभी जो 3-4 दिन तो मौसम शुष्क है, लेकिन उसके बाद 8 और 9 को जो है एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते देखेंगे 8 तारीख को जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कहीं कहीं हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। इसी तरीके से 9 तारीख को उत्तराखंड के कुछ स्थानों पे हल्की और जो है कहीं कहीं मध्यम दर्जे तक की वर्षा और बर्फबारी मिल सकती है। तो इसमें देखेंगे जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी मिलने की भी संभावना है 8 और 9 तारीख को। अभी बात करेंगे तो तापमान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास चल रहे हैं। तो जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो मिनिमम टेम्परेचर चल रहे हैं। इसी तरीके से जो 2000 मीटर के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर जो तापमान है 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहे हैं। तो आगे आने वाले जो कह सकते 3 से 4 दिन जो है वहाँ पर तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है अगले 4 दिनों में कह सकते हैं मिलने की संभावना है। राजधानी देहरादून समेत पूरे प्रदेश में धीरे धीरे ठंड अपना असर दिखा रही है। वहीं नगर निगम ने ठंड से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपर नगर आयुक्त के मुताबिक बढ़ती ठंड के मद्देनजर बेसहारा लोगों को 5 रैन बसेरों के अलावा कम्युनिटी हॉल में भी जगह दी जाएगी। इसके साथ ही 51 जगह ऐसी है जहां नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था की जाती है, जिसको लेकर भी समय रहते तैयारियां पूरी कर ली गई है। नगर निगम के द्वारा सर्दियों के मौसम में हर समय अलाव की व्यवस्था की जाती है। उसी क्रम में इस वर्ष भी लगातार अलाव की व्यवस्था के लिए जो भी तैयारियां वो की गई हैं और 51 पॉइंट्स हमारे पहले से चिन्हित हैं जहां पर अलाव जलाया जाता है। इस वर्ष भी जैसी सर्दी बढ़ना प्रारंभ होगी तो अलाव जलाना प्रारंभ किया जाएगा। लकड़ियों का टेंडर वगैरह नगर निगम की ओर से हो चुका है। ये सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे रैन बसेरे हैं 5 रैन बसेरा है, उसमें एक रैन बसेरा
एक संस्था एनजीओ के माध्यम से संचालित होता है। शेष रैन बसेरों का संचालन निगम के द्वारा किया जाता है और उसमें जो आवश्यक व्यवस्थाएं, कंबल, रजाइयाँ, वो सब नगर निगम की ओर से की जा चुकी हैं। तो सर्दियों में जो व्यक्ति खुले में रात्रि बिताते हैं उनके रहने के लिए निगम की ओर से सारी तैयारियां की गई हैं और जैसी सर्दी प्रारंभ होगी जो लोग सड़कों में दिखेंगे उनको रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाएगा। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।